हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर इस प्लेलिस्ट में हम लेकर आते हैं आपके लिए क्लास 10 यूपी प्लस सीबीएसई के लिए एक साइंस की बेहतरीन क्लास, एक मजेदार क्लास जिसमें मैं विपुल राम शर्मा आपको ऑल टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड योर बोर्ड सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट चीजें आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास को लेकर मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम कुछ बातें करने वाले हैं जिससे मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था क्या, ओम्स लॉ मैंने आपको कराया था R = V/I, जैसा कि आप लोग पढ़ करके घर से आए होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो यहाँ से वीडियो को ना देखें, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में 1 by 1 वीडियो डाली गई है, वहां से आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वो टॉपिक पर आगे चलेंगे। ओम्स लॉ में मैंने आपको बता दिया था R = V/I होता है, यानी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल विद द रेशियो ऑफ करंट इज ऑलवेज कॉल्ड द कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी ओम, ये भी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब हम आज बात क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे कि जो ये R वायर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। क्लियर है? यानी कि रेसिस्टेंस R जो मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वायर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ये किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हमारे आसपास होती हैं जिनके ऊपर R डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखेंगे जरा, यहां से आप ध्यान देंगे, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे आप। अगर मैं यहां पर बोलूं क्या, नाउ द रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, द रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन, किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर एक एक करके नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या आ जाती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की जो लेंथ होती है उसके ऊपर ही डिपेंड, ये बात सारी यहां से ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, तो R जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर करता है, लेंथ के ऊपर करता है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, अपॉन इनवर्स ऑफ, कौन से इनवर्स की अगर हम बात करें, इनवर्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब ये है R जो है इनवर्स हो जाएगा 1/A के। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताना जरा। ठीक है, अब देखेंगे यहां से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि R इक्वल टू, और R प्रोपोर्शनल किसके होगा, L/A के होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, क्लियर होगी आपको बात। देखिए अगर अब यहां पर हम एक बात बोलेंगे, क्या प्रोपोर्शनल हटाएंगे और यहां पर कांस्टेंट लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और कांस्टेंट क्या ले लेंगे, देखेंगे यार, रो। यहां पर एक कांस्टेंट आप यूज करेंगे, वेयर रो, इसको बोलते हैं RHO, रो इज कॉल्ड इज अ कांस्टेंट। ठीक है, विच इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको आप, रेसिस्टिविटी। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, देखना जरा, यहां तक की बात क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या, R = ρ × L/A, यानी ρ × L/A किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस R के इक्वल होगा। और दोस्तों याद रखना, मैंने भी आपको बताया है कि यहां पर जो ये R में यूज, ये जो रो में यूज कर रहा हूं, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। क्लियर है, और इस कांस्टेंट को आप क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, यहां तक की बात समझ में आ गई है।
चलो, तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि किसी भी वायर का रेसिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार फिर दोबारा सुन लेंगे स्टूडेंट्स। वायर की लेंथ के ऊपर, है ना, जब भी आप घर की फिटिंग कराते हैं तो मैकेनिक क्या कहता है आपसे कि भैया वायर कम से कम फैलाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेसिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, और लेंथ जितनी कम होगी दोस्तों रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, और रेसिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा आपका करंट फ्लो होगा। समझ में आ रही है बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, और सेकंड बात क्या बताए? एरिया। एरिया का इनवर्स क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। तो यहां से बात समझ में आ गई। R इक्वल टू कितना होता है? रो इंटू एल अपॉन ए। क्लियर है? और ये रो ही क्या है हमारा? रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जिसको आप बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही? अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। देखें यार, अगर मैं यूनिट की बात करूं, हेडिंग लगाएंगे आप यूनिट ऑफ रो। ये सवाल यहां से पूछा जाता है भैया, ठीक है? क्लियर है? चलो, अगर मैं यूनिट निकालूं तो यूनिट कितनी आ जाएगी बताना जरा भाई। हमको पता है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, और मैंने बताया जिसकी यूनिट आपको चाहिए उसको एक साइड में कर लेंगे, बाकी का मल्टीप्लाई कर लेंगे R A अपॉन L। तो देखना जरा, R की जगह क्या आ जाएगा? ओम, A की जगह मीटर स्क्वायर, L इंटू B होता है एरिया, और यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होता है? मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कितना बन जाएगा? ओम इंटू मीटर। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये क्या बन गया? इसका यूनिट बन गया। तो याद रखना, आर का सिर्फ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है, लेकिन रो का यूनिट क्या होता है? इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ओम इंटू मीटर इसका क्या हो जाता है? यूनिट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा। चलो जी, एकदम क्लियर, ठीक है? तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और रो का मैंने यहाँ पर यूनिट भी आपको निकाल के बताया है, ओम इंटू मीटर। क्लियर बात समझ में आ गई? अब इससे अलग अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखेंगे आप ध्यान से, क्या नोट करके लिखेंगे? R ऑलवेज डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? यानी रेजिस्टेंस R जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मैंने बता दिया आपको, लेंथ के, एरिया के, और थर्ड बात क्या निकल के आ गई? डिपेंड करता है किसके ऊपर? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर मैं बात करूं यहां पर रो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट between resistance rho depends on the difference of resistance of both conductor। आ रही है बात समझ में? यानी R क्या होता है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आप यहां से नोट करके लिख लेंगे, इसको सबसे इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिखा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से लिखेंगे आप। लेकिन अगर रो की बात आएगी तो रो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिफरेंस के ऊपर। और डिफरेंस किसका होना चाहिए? दोनों के दोनों कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उनका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के ऊपर कौन डिपेंड करेगा? ये रो डिपेंड करेगा। यहां तक की बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की तो बताना जरा। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, क्या देखें जरा, अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है। देखो, आपने एक मटेरियल का नाम सुना होगा, इसको नोट डाल के लिखेंगे आप। और मटेरियल का नाम अगर मैं आपसे कहूं वाइट नाइक्रोम, अगर मैं आपसे पूछूं भाई नाइक्रोम यूज्ड इन स्टैंडर्ड रेसिस्टर। अब ये स्टैंडर्ड रेसिस्टर क्या होगा? देखो, आपने अपने घर में यूज करते होंगे, आप प्रेस यूज करते होंगे, है ना? अब आपने देखा होगा जब भी हमको किसी कपड़े के ऊपर प्रेस करनी होती है तो क्या करते हैं? प्रेस को थोड़ी देर गर्म करके
छोड़ देते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? और उसके कुछ समय के बाद क्या होता है, प्रेस गर्म होने में कुछ समय ले लेती है, 5 या 10 मिनट का टाइम ले लेती है, इतना ड्यूरेशन टाइम ले लेती है। ऐसे आपने आपके घर में डिवाइस यूज होता होगा एक हीटर नाम का, है ना। हीटर भी क्या काम करता है, कुछ टाइम लेता है चीजों को गर्म होने में, और गर्म होने के बाद आपने देखा होगा हीटर के अंदर क्या होता है, इस तरीके से छल्लेदार एक तार होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और इस तार का नाम क्या होता है, नाइक्रोम होता है। और अब आपके सामने सवाल ये है कि व्हाई नाइक्रोम यूज्ड इन स्टैंडर्ड रेसिस्टर। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड रेसिस्टर की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं हीटिंग इफेक्ट वाले यानी प्रेस, है ना, या हीटर। क्लियर बात समझ में आ रही है? इस तरीके के काफी सारे डिवाइस आपके घर में यूज होते हैं। क्लियर। अब आपने देखा होगा इंडक्शन वो भी आ गया, इस पर रोटी गर्म करते हैं, तवा जो होता है ना। अब इंडक्शन वाला भी आ गया, बिजली में लगाओ, तार स्विच लगाया और तुरंत क्या हो गया, उसके ऊपर रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी। समझ में आ रही है बात? तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी ये चीज यूज की जाती है। अब इस टॉपिक को मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर केवल जो हमारा पॉइंट है जो उनको एक्सप्लेन करना है उसके ऊपर काम करते हैं क्या, और एक्सप्लेन करना है हमें नाइक्रोम के ऊपर। किसके ऊपर करना है, नाइक्रोम के ऊपर। ठीक है, देखना यार इसका अगर मैं क्या लिखेंगे, आप देखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज extra 60 times more than copper। यानी क्या बताया गया, देखो अब आपने देखा होगा घर की जो वायरिंग होती है वो कॉपर की बनाई जाती है ना, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले वायरिंग किसकी बनाई जाती थी, एल्यूमिनियम की। जिनके घरों में पुराने वायर या पुराने घर बने हुए होंगे वहां पर क्या हो जाता है, कई बार घर के तारों में आग लग जाती है आपस में, या तार गर्मों के टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो वायरिंग है वो बहुत पुरानी है, और पुराने टाइमों में मैंने आपको बताया वायरिंग किससे होती थी, एल्यूमिनियम से होती थी। और एल्यूमिनियम का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होता जितना कॉपर का होता है। यही कारण है कि आज के टाइम में जितनी भी वायरिंग होती है वो सब कॉपर की होती है, 100-150 साल चल जाती है, कोई बिना फर्क पड़े। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए जरा, यानी कहने का मतलब ये है कि रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज एक्स्ट्रा, है ना, या लार्ज कह सकते हैं आप, या मच कह सकते हैं, 60 टाइम्स मोर देन कॉपर वायर। कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया, लेंथ और एरिया सेम है, और उसके बाद भी क्या होता है, नाइक्रोम का रेसिस्टेंस जो होता है वो कितना हो जाता है, 60 गुना ज्यादा होता है कॉपर से। यही कारण है कि जितनी भी चीजें यूज होती हैं वो कॉपर की होती है, नाइक्रोम की क्यों नहीं कर पाते। अब कुछ बच्चे यहां पर दोस्तों ये बोलेंगे कि नाइक्रोम का ही यूज क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बेटा नाइक्रोम महंगा आता है, अपनी जेब भी तो देखनी है तुम्हारे पापा को। समझ में आ रही है बात या नहीं? तुम्हारे घर के अंदर बिजली के बल्ब जल रहे हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है ना, इन सबका बिल आता है ना, और इस बिल के अलावा भी अगर उनको तार का भी पैसा एक्स्ट्रा देना पड़े तो जोर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना भाई, सिंपल सी बात है ना, जोर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कॉपर कैसी वायर है, एक मिडिल वायर है जो चलने में भी बढ़िया होगी और ज्यादा खर्च भी आपको यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो इसका लिख देंगे, सो this is the real reason that the nichrome is used in a standard resistors like electronic device, electronic press and electronic heater etc। ठीक है, इस तरीके के जितने भी डिवाइस हैं उसमें कौन सा वायर यूज होता है, याद रखना नाइक्रोम का। क्लियर है? और जो लंबे तार होते हैं, लंबे वायर होते हैं घरों की वायरिंग के, उसमें यूज होता है कॉपर। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। बाकी रो का मैंने यूनिट आपको लिखा ही दिया है, रो का यूनिट क्या होता है याद रखेंगे, ओम इंटू मीटर। आ रही बात समझ में नहीं? यहां तक की बात को कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी जरा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी।
जल्दी से देखें जरा, इसको जल्दी से नोट करें आप। और लेक्चर नंबर 11 है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी का। ज्यादा इसको हम लंबा खींचेंगे नहीं, बहुत जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। बाकी से नेक्स्ट क्लासेस आपकी केमिस्ट्री की होंगी, उसको बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। कार्बन एंड कंपाउंड उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक। इस बात के लिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट और बन जाता है, इसमें नोट करके लिखेंगे क्या, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन राइजिंग टेम्परेचर। कहने का मतलब ये होगा अगर आप टेम्परेचर के साथ भी उठापटक करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ जाएगा दोस्तों, रेसिस्टेंस पर भी इफेक्ट पड़ जाएगा। है ना मजेदार बात, बताओ जरा, मजेदार है या नहीं बात, बताना जरा। देखो जब आपको दो तारों को जोड़ना होता है तो क्या करते हैं, आप तारों को छीलते हैं। छीलने का मतलब है उसके ऊपर से लाल या काला जो भी कवर होता है उसको हटा देते हैं। उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, पहले उसको गर्म करना पड़ता है ना, तभी तो जाके वो रबड़ उतर पाती है। चलो तो कहने का मतलब है रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द राइजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। इसको आप नोट करके लिख लेंगे बहुत अच्छे से। अब एक नेक्स्ट बात मैं आपको बताने वाला हूं, तो कहने का मतलब ये रेसिस्टेंस जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बात मैंने आपको बता दी है। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको, टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। आ रही है बात समझ में नहीं, चलो जी अब लिखते हैं आगे की बात। देखो सामने बोर्ड पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेसिस्टेंस है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर यानी केल्विन के ऊपर। तो इन किताबों में आपको ऐसा भी मिलेगा कि रिप्रेजेंट थीटा, ये थीटा का यहाँ पर टेम्परेचर है, बाकी वैसे आप केल्विन ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए स्क्रीन पर कुछ मटेरियल आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो भैया आपको स्क्रीन पर कुछ मटेरियल दिखाई दे रहे हैं, और इन मटेरियल्स में क्या बोला गया, देखना जरा। बोला ये गया है क्या भाई, एक साइड में मटेरियल लिखे हैं और एक साइड में रेसिस्टिविटी लिखी हुई है, और हम जानते हैं रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है दोस्तों। तो देखना जरा, कुछ कंडक्टर, कुछ इंसुलेटर एंड सम सेमीकंडक्टर एंड सम एलॉयज, ठीक है, यहां पर आपको दिखाई दे गए हैं। देखना जरा, कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर की रेसिस्टिविटी कितनी दी गई है, 1.6 10⁻⁸। कॉपर की रेसिस्टिविटी 1.7 × 10⁻⁸ और एल्यूमिनियम 2.7 × 10⁻⁸। Is that clear? Now we will talk about the insulators. Now the insulators are given. Glass कितना होता है इसका यूनिट की अगर मैं बात करूं 10⁻10 से लेकर के कहां तक होगा 10⁻12 तक। हार्ड रबर है ना, जो मेट्रो वगैरह में यूज की जाती है, हार्ड जहां पर ग्लास होता है वहां पर ये रबर यूज की जाती है सराउंडिंग करने में। 10⁻13 और 10⁻16। एबोनाइट 10⁻15 और 10⁻17, ठीक है। इसके बाद एक प्रोजेक्ट आ जाता है सेमीकंडक्टर, और हम जानते हैं सेमीकंडक्टर में हमें बताया गया था कि जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, और जर्मेनियम की रेसिस्टिविटी कैसी होती है, मॉडरेट वैल्यू होती है दोनों। ये कितनी हो जाती है मॉडरेट वैल्यू रेसिस्टिविटी की, 0.46, और सिलिकॉन इज 2300, ठीक है। ये मॉडरेट है, चेंज हो सकती है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद एलॉयज आ जाते हैं, नाइक्रोम 100 × 10⁻⁶ और मैग्नीशियम 44 × 10⁻⁶। इज दैट क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर है, बताना जरा। इस पूरी की पूरी स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो जाए और चीजें आपको याद भी हो जाए। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो दोस्तों ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी लिखना ना भूलें, और तुरंत बताएं इस क्लासेस में आपने क्या क्या नया पढ़ा। जो भी आपका डाउट हो उसको कमेंट कर दे नीचे, उस कमेंट का जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में या रिप्ले में जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।